नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से YouTube पर पॉपुलर होने की हर किसी में होड़ लगी हुई है, किसी को भी देखें तो कोई हल्का कंटेंट बना रहा है तो कोई बहुत अच्छा कंटेंट भी बना रहा है। ऐसे ही एक बहुत अच्छे यूट्यूबर ने अपनी एक वीडियो के अंदर एस्ट्रोलॉजी को एक फ्रॉड बता दिया। हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को फ्रॉड बताया और अधूरी जानकारी के साथ, क्योंकि हर किसी चीज़ के, हर किसी बात के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू और एक बुरा पहलू। लेकिन यदि आप केवल और केवल बुरे पहलू की बात करें तो निश्चित ही उसका प्रभाव समाज पर गलत पड़ता है। और यही कारण है कि उन्होंने केवल एक पहलू को छुआ और पूरी एस्ट्रोलॉजर इंडस्ट्री को ही फ्रॉड बताकर रख दिया। हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से एक ट्रेन का एक्सीडेंट यदि कहीं हो जाए तो क्या जीवन भर ट्रेन में चलना छोड़ देना चाहिए? नहीं, बल्कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो कोई ना कोई कारण रहा होगा। अगर कोई बात शास्त्र सम्मत नहीं निकली, अगर कहीं किसी की प्रिडिक्शन कोई गलत निकली है तो निश्चित ही उसके पीछे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन का कोई फ़र्क रहा होगा। ऐसा कहना है आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी का। हमने जब इस बारे में उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वो एक कुंडली के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़कर इस पूरे प्रकरण पर अपना विचार रखेंगे। और निश्चित ही ज्योतिष एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ज्योतिष को हम फ्रॉड नहीं कह सकते। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी हमारे पब्लिक वॉइस K2K पर। अभी एक यूट्यूबर ने कहा है कि 100 झूठों में एक सच बता देते हैं ज्योतिष, जिससे कि बहुत भ्रांतियां होती हैं और लोग बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि वास्तविकता तो यह है कि कोई भी मनुष्य जब तक किसी भी शास्त्र का अध्ययन, स्वाध्याय, चिंतन और मनन न कर ले, उससे पहले उस शास्त्र के बारे में कुछ भी कहना अच्छा लक्षण नहीं है, शुभ नहीं है। आदमी को बात तब करनी चाहिए जब उसको उसकी पूरी जानकारी हो। ऐसे जो लोग हैं, जो तथाकथित लोग हैं, जो YouTube के माध्यम से या अन्य चैनलों के माध्यम से अपने आप को लोगों के बीच में सिर्फ प्रसिद्धि पाने के चक्कर में किसी भी शास्त्र के बारे में अनर्गल बातें करते रहते हैं, इन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। और ज्योतिष शास्त्र सिद्धांतिक शास्त्र है। अगर ऐसा ना होता तो हमारे यहाँ जो पंचांग जो है 2050 तक के बने हुए हैं, कमाल की बात है। उनमें कब कब सूर्य ग्रहण होंगे, कब कब चंद्र ग्रहण होंगे, उनकी एग्जैक्ट तारीख और कितने बज के कितने मिनट पे ग्रहण होगा और किस देश में दिखाई देगा और किस देश में नहीं दिखाई देगा, इसके बारे में सारी गणनाएं पहले करके रखी गई हैं। इसलिए इस शास्त्र के ऊपर जो बातें करने वाले लोग हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि पहले शास्त्र के बारे में अध्ययन करें, उसके बाद में ही कुछ कहने के लिए आप जो है वो सक्षम हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। अभी आपने ये अपने बोर्ड पर कोई कुंडली बना रखी है, क्या आप इस कुंडली के माध्यम से अपने शास्त्र के बारे में जो बातें हैं उनको बताने चाहेंगे? हाँ, देखो, ज्योतिष शास्त्र मैंने कहा कि सिद्धांतिक शास्त्र है और बहुत सारे नियम हैं। एक नियम नहीं है। समस्या ये है, इस शास्त्र को पढ़ने के लिए काफी समय चाहिए, इसका अध्ययन करना होता है, उसके बाद ही बातें की जा सकती हैं। हम यहाँ पर कुछ सूत्रों की बात करते हैं। हमने ये जो जन्म पत्री ली है, ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी के लिए है। सब जानते हैं उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को रात को 11:11 इलाहाबाद में हुआ था। उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं, हमने कुछ घटनाएं ली हैं जिससे कि हम साबित कर सके कि ज्योतिष शास्त्र के जो नियम हैं वो किस प्रकार से प्रमाणित हैं और काम करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे नियम हैं। उन नियमों से एक नियम और भी है, उस नियम का नाम है 64वां नवमांश। बहुत सारे लोग तो ज्योतिषी लोग भी नहीं जानते कि 64 नवमांश क्या होता है। जो पढ़े लिखे हैं उनकी बात अलग है, बहुत सारे विद्वान लोग भी हैं जिनको जानकारी है। तो 64वां जो नवमांश होता है वो है क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी पहले मैं आपको बता देता हूं। हम जानते हैं कि एक भाव में 9 नवांश होते हैं, तो 12 राशियों में 108 नवांश होते हैं। तो जो 64वां नवांश है वो हमेशा अष्टम भाव में पड़ता है, 8th हाउस में आएगा। अष्टम भाव में हमेशा 64वां नवांश होता है। शास्त्र का वचन है हमारे यहाँ जातक पारिजात और देश मार्ग नाम से
जो है शास्त्र है, उसमें कहा गया कि शनि, राहु, केतु आदि जो पाप ग्रह हैं, जब भी किसी की भी जन्म पत्री में लगन से, चंद्रमा से, राहु केतु से, सूर्य बुध आदि से जब 64वें नवांश में गोचर करते हैं अर्थात ट्रांजिट करते हैं, तो उनके जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाएं घटती हैं, जिसमें विशेष रूप से कहा गया कि किसी रिश्तेदारी की मृत्यु भी होना संभव है। तो वो ही नियम हम यहां लगा के दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए कि लगन से 64वां नवांश जो है वो अष्टम भाव में कुंभ राशि में पड़ेगा, और लगन में ही शनि है तो इसका 64वां नवांश कुंभ राशि में यहीं पर पड़ेगा, क्योंकि किसी भी भाव से अष्टम भाव में 64वां नवांश होता है। इस 64वें नवांश में जब गोचर हो तब किसी भी नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु संभव है, अन्यथा उसको हेल्थ के मेजर प्रॉब्लम होती है जिनके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जो जन्मपत्री है वो हमारे पास है, और उनकी माता जी की मृत्यु 28 जून 1936 को हुई। 28 जून 1936 को जब उनकी माता जी की मृत्यु हुई, उस समय क्या हमारा जो सिद्धांत है कि किसी भी जन्मकालीन जो स्थिति है उनसे अगर 64 नवांश में पाप ग्रह गोचर हो तो किसी रिश्तेदार की मृत्यु संभव है, क्या वो नियम लागू होता है? तो हम यहाँ देखते हैं कि उनकी माताजी की जब मृत्यु हुई उस समय लगन से 64वें नवांश में शनि भी चल रहा था तथा बुध से 64वें नवांश में केतु भी चल रहा था। और ये आप चाहें तो आपके पास आज ऐप है, उनके माध्यम से आप खुद डाल के देख सकते हैं, ये बनाई हुई बात नहीं हो सकती। 28 जून 1936 को गोचर में शनि जो था वो 10 साइन 29 अंश 32 कला और 6 विकला पे चल रहा था। तो 10 साइन का मतलब है हम एक राशि कम छोड़ते हैं। ये जो बहुत सारे लोग जो ज्योतिष में कुठाराघात करने का प्रयास करते हैं, इसको झूठ बोलते हैं, इनको ये भी नहीं मालूम है कि हम एक राशि कम क्यों लिखते हैं। तो उसके बारे में जब जानकारी थी उसके बारे में कैसे कह सकते हैं। तो यहाँ शनि जो है वो कुंभ राशि में जब 10 साइन 29 अंश 32 कला 6 विकला पे चल रहा था, तो लगन से 64वें नवांश में चल रहा था। हमेशा जानने का एक सरल तरीका बताते हैं आपको। किसी भी भाव से या ग्रह से अगर आपको 64वां नवांश जानना है तो उस भाव या राशि या ग्रह के जो अंश कला है उनको लिख लीजिए, और उसे अष्टम भाव की राशि जो है उसके सामने लिखने पे 64वां नवांश आ जाता है। कैसे? यहाँ पर लगन जो है वो करेक्ट लगन को हम 3 साइन लिखेंगे एक कम करके, और 27 अंश और 21 कला है। इसमें राशि को हटा दीजिए, इससे अष्टम भाव की जो राशि वो लगा दीजिए, सेम अंश कला विकला पे 64वां नवांश होता है। तो यहाँ पर अष्टम भाव की राशि है कुंभ, इसको लिखेंगे कितना 10 साइन और सेम अंश लगा दिए 27 अंश और 21 कला, ये 64वां नवांश बन गया हमारा। अब ये जो 64वां नवांश है तो एक नवांश की जो वैल्यू है वो 3 अंश और 20 कला तक होती है। अगर इस परिनिधि में आ जाए तो उसको एक नवांश कहते हैं। तो हम देखते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जो लगन है वो 26-40 से 30 अंश के बीच में है। तो जब 64वें नवांश में कोई भी ग्रह मकर कुंभ राशि में होगा तो वो 26-40 से 30 अंश के बीच में होगा तो 64वें नवांश में कहलाएगा। तो यहाँ पर शनि जो था वो 26 अंश 40 कला के बीच में है, 29 अंश और 32 कला में था। इसका मतलब 64वें नवांश में था जब उनकी माताजी की डेथ हुई। दूसरा, उस समय केतु भी जो था वो बुध से 64वें नवांश में चल रहा था। तो आप देखेंगे बुध कहाँ है इनका, बुध जो है वो वृश्चिक राशि में 8 नंबर राशि में, इससे 64वां नवांश कहां पड़ेगा मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि को हम क्या लिखेंगे 2 साइन, अंश बुध के कितने हैं 13 अंश और 13 कला। इसके ऊपर जब केतु था तो केतु को देखो हमने लिखा है 2 साइन 10 31 00, अर्थात 10 अंश से 13-20 की जो परिनिधि है एक नवांश की उसके बीच में ही केतु चल रहा था जब उनकी माताजी की डेथ हुई। तो इस प्रकार से पहली घटना 64वें नवांश के आधार पे शास्त्र सम्मत तरीके से लागू होती है। उसी प्रकार से अगर देखें तो 1960 में जो है इनके पति की फिरोज गांधी की डेथ हुई, उस समय भी गोचर में जो केतु जो था वो शनि से जो है 64वें नवांश में गोचर कर रहा था। यहाँ पर 22 अंश है, मैं माफी चाहूंगा 27 अंश गलती से लिखे गए। तो यहाँ पर भी 64वें नवांश में शनि चल रहा था। और 1964 में जब पिता की डेथ हुई उस समय बुध से केतु 64वें नवांश में चल रहा था। तो इस प्रकार से सिद्धांत है और ये हमने अपनी कुंडली में भी लागू करके देखा है, जो कि सही साबित होता है।
आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली में एस्ट्रोलॉजी के ये नियम लगे। लेकिन जो बात कही गई है यूट्यूबर के माध्यम से कि पिछले दिनों क्रिकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ज्योतिषों की एक बैठक रही, उसके बाद कोरोना के लिए बता दिया, उसके बाद किसी ने कहा कि दुनिया बहुत खत्म होने वाली है सन 2012 में। इसके लिए आप कैसे कहते हैं कि ज्योतिष क्या बताता है? हाँ, ये भी बड़ी दिक्कत का विषय है कि ज्योतिष शास्त्र जो है उसको हमने कल्प वृक्ष कहा। उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं। जैसे मैं एक ज्योतिषी हूं, लेकिन मेरी जो शाखा है उसका नाम है होरा, यानी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। किसी भी जातक या इंडिविजुअल व्यक्ति की जन्म पत्री देखकर उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में जानना, ये एक ब्रांच है, उसका नाम है होरा शास्त्र, जिसको मैं पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं। लेकिन किसी भी देश में कोई बहुत बड़े समुदाय के ऊपर कोई घटना घटना, जैसे मान लीजिए कि सुनामी आना, बाढ़ आना, कोरोना जैसी बीमारी होना, किसी देश के राजनेता का जो है पद से गिर जाना या उनकी डेथ हो जाना, यानी कि जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उन सब को हम मेदिनी ज्योतिष बोलते हैं, मुंडियन एस्ट्रोलॉजी। मैं मुंडियन एस्ट्रोलॉजी का जानकार नहीं हूं। तो जो लोग टीवी पे बैठ करके और किसी भी मैच के बारे में प्रेडिक्शन देते हैं कि जो है ये टीम जीतेगी, ये टीम हारेगी, इसके बारे में उनको कोई अधिकार ही नहीं है। वास्तविकता तो यह है। क्यों नहीं अधिकार? इसलिए अधिकार नहीं है क्योंकि एक जो टीम है, उन दोनों टीमों की स्थापना कब हुई थी, कितनी तारीख, कौन सी सन में और कितने बजे कितने मिनट पे हुई थी, उसकी हमारे पास जन्म पत्रियां नहीं है। दूसरी, कैप्टन है और 10 लोग और होते हैं, उन सबकी भी हमारे पास कोई कुंडलियां नहीं होती। तो एक व्यक्ति के बारे में घटने वाली घटनाओं को तो जाना जा सकता है, लेकिन एक टीम के बारे में जानना बड़ा टेढ़ा काम है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि अंक शास्त्र के माध्यम से जो है वो कौन टीम जीतेगी और कौन टीम हारेगी, इसके बारे में एक 10 में से 7 का जो है वो हम एक नियम जो है हमारे पास है, जिसमें से 10 में से 3-7 का जो रेशो आता है कि 7 टाइम प्रेडिक्शन जो है वो ट्रू होती है, सच होती है, और 3 टाइम्स फॉल्स भी हो जाती है। उसके पीछे आधार ही है, क्योंकि एक व्यक्ति की कुंडली आधार नहीं, उसमें बहुत सारे लोगों की कुंडली आधार होती है। तो जो मेदिनी ज्योतिष के बारे में जानते हैं वो ऐसी प्रेडिक्शन दे तो ज्यादा अच्छा है। एक सवाल बहुत ज्यादा इन्होंने उठाया कि एक व्यक्ति का जन्म जनवरी में हुआ और एक का मार्च में हुआ, तो एक जो आप अखबारों में भी देखते हैं कि उनका ज्योतिष एक साथ ही आता है, तो क्या ज्योतिष इस बात की भी अनुमति देता है कि एक का जन्म जनवरी में हुआ और एक का मार्च में हुआ, उनको सेम ज्योतिष मिलेगा? नहीं, देखो, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हमारे यहाँ पर जो ग्रह हैं उनको 2 प्रकार की प्रविधियां हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। एक का नाम है सायन, एक का नाम है निर्यन। जो सायन पद्धति है वो हमेशा 20 से 21 तारीख के बीच में चलती है। 20-21 दिसंबर से 20-21 जनवरी के बीच में, 20-21 जनवरी से 20-21 फरवरी के बीच में। इस समय जितने भी बच्चे पैदा होते हैं जो उन्होंने आधार माना है वो उनकी सन साइन 1 होगी, ये कह रहे हैं। लेकिन भारतीय ज्योतिष में सूर्य कुंडली को 25% महत्व दिया गया। हमारे यहाँ पर लगन कुंडली अधिक महत्वपूर्ण होती है। लगन को महत्व हम क्यों दे रहे हैं और सूर्य कुंडली को क्यों नहीं दे रहे, उसके पीछे कारण है। आप देखो कि हमारे यहाँ 3 लगन है। पहला जो लगन है वो जैसे ये कुंडली बनी हुई है, इसकी लगन कुंडली होगी। ऐसे ही हमारे यहाँ चंद्र कुंडली होती है, सूर्य कुंडली होती है। सूर्य कुंडली की खासियत है कि 30 दिनों तक जितने भी बच्चे पैदा होंगे उन सबकी साइन एक ही होगी। लेकिन ये तो बहुत बड़ा पैमाना है। हमारे प्रवृत्ति आचार्यों ने सूर्य को इतना महत्व नहीं देकर चंद्रमा को दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये 2.25 दिन तक जितने बच्चे पैदा होंगे उन सबकी राशि एक ही होगी, अर्थात 54 घंटे के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन उन्होंने इसको भी कम महत्व दिया, इससे अधिक महत्व दिया लगन को, जो कि मात्र 2 घंटे तक ही रहता है। 2 घंटे में जो उत्पन्न बच्चे हैं उन दोनों में सिमिलरिटी पाई जाती है, लेकिन उनमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस, बहुत सारे जो है वो बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। उसके पीछे ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे अभी हमने बात की 64वां नुआंस, एक्चुअल में क्या है, एक भाव में इस 2 घंटे के अंदर अंदर हम इसके 9 पोर्शन बना देते हैं, डिवाइडेड बाय 9। तो 2 घंटे में ही 9 प्रकार की अलग प्रेडिक्शन हो सकती है। इसी प्रकार हमारे यहाँ पर एक कुंडली है, उसका नाम है षष्टियांश।
यानी कि हम 2 घंटे के भी 60 टुकड़े कर देते हैं, 60 पोर्शन कर देते हैं, इसलिए षष्ठ्यांश कुंडली से जाना जाता है। तो ये जो इनको अनजान है ये लोग, इनको जानकारी नहीं है कि सूर्य की कुंडली के आधार पे 30 दिन तक जो है वो सबकी प्रेडिक्शन एक जैसी की जा सकती है। ये बेवकूफी वाला सवाल है, इनको जानकारी नहीं है। और हम निर्णय जो है पद्धति को मानते, साइंस पद्धति को नहीं मानते। मतलब आपने ज्योतिष के बारे में तो बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन अभी भी हमारे व्यूअर्स को ये शंका होगी कि क्या जो बातें आप कर रहे हैं क्या ये आप अप्लाई भी करके दिखा सकते हैं? मतलब अगर आपके सामने अगर हमारे व्यूअर को ये अपनी जन्म कुंडली भेजें, केवल डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताएं, तो क्या आप उनकी भी प्रेडिक्शन करने के लिए तैयार हैं? हाँ देखो, प्रेडिक्शन तो मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैं सिद्धांतिक तौर पे अप्लाई करके दिखा सकता हूं ज्योतिष को। आपको प्रेडिक्शन अगर लेनी है तो आपको फीस देनी होगी। हाँ, क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि आप मेरे बारे में बताइए, तो इतना समय भी नहीं है मेरे पास और मैं इन चीजों से मैं नहीं पढ़ने वाला। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरा जो विवाह हुआ वो इतनी वर्ष में हुआ और किसी का विवाह टूट गया, किसी का विवाह ही नहीं हुआ, किसी को संतान ही नहीं हुई, उनके पीछे क्या कारण है वो मैं लिखित में दिखा करके यहाँ आपके चैनल के माध्यम से प्रूव कर सकता हूँ। इस शास्त्र में पहले से लिखा हुआ है कि इन योगों के माध्यम से अगर कोई योग लागू है तो इसमें डिले मैरिज होती है, कुछ योग ऐसे होते हैं जिसमें एक से अधिक विवाह होते हैं। तो ये सारे के सारे नियम मैं आपको शास्त्र को साथ में देकर के दिखा सकता हूँ कि इस शास्त्र में यहाँ लिखा हुआ है और प्रूव कर सकते हैं, ये मैं जरूर कर सकता हूँ। चलिए, आपने ज्योतिष के ऊपर अच्छे से प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पब्लिक वॉइस K2K के चैनल पर जुड़े। हम इस तरीके के कड़ियाँ आगे भी बनाएंगे जिससे कि लोगों को पता चल सके कि उनके जो ज्योतिष शास्त्र हैं उसमें भ्रांतियाँ नहीं है, बल्कि इससे कुछ आपको मिल भी सकता है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।